वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मौसम फकर में कुछ आमदीद। पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक आज़ाद हो चुका है, मैं तो ये बात जो है ना जानकर सोच में पड़ गया हूँ कि जनाब ऐसा कैसे मुमकिन है। ये बात कैसे हो सकती है कि कोई बंदा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, चाहे वो एक मईशतदान ही क्यों ना हो, वो आए चैनल के ऊपर बैठे, कैमरा ऑन हो और वो जो है वो तकरीर करना शुरू कर दे या अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दे। वो ये कहना शुरू कर दे कि जनाब पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो इस वजह से इम्पोज नहीं किए जा सके खुद उनके टेन्योर में, कि उस वक्त आईएसआई के जो डीजीसी थे उन्होंने ताजरों के साथ एक मुलाकात को अरेंज कराया था और उनका ये कहना था कि जनाब ताजरों के तो भाई तुसी जड़ा ना वो टैक्स न लाना, क्योंकि अगर आपने टैक्स लगा दिया तो इनके पास ऐसी खौफनाक स्ट्रीट पावर है और अगर वो यूटिलाइज हो गई तो फौज भी इसके अंदर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बयान है और ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ है। और उसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ये बात कही जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था कि जनाब डीएचए की तरफ नहीं जाना। डीएचए में हमारे जो लोग हैं ये फाइलों का कारोबार करते हैं, ये फाइलें ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये प्लॉट बेचकर ही ये अपने लिए कुछ जो प्रॉफिट टेकिंग है वो ये उठाते हैं। आपने पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसको डीएचए के एट पार नहीं लेके आना। डीएचए की जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की किसी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के बराबर नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ऐसा ही होता है और इस बात का इंकशाफ भी कहाँ होता है? एक टीवी इंटरव्यू में। सबसे बढ़कर और सबसे खतरनाक इंकशाफ एक उसी ही टीवी इंटरव्यू में वही शख्सियत करती है कि जनाब पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, बड़ा ही तवील बॉर्डर है और वो है बलूचिस्तान का बॉर्डर, जो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है और जाकर जो ईरान के साथ भी लगता है। और ये बॉर्डर की तवालत इस हद तक है कि वो सिंध में सखर तक वो बॉर्डर किसी न किसी तरीके से जाकर लगता है। और पाकिस्तान में होने वाली बेशुमार जो स्मगलिंग है वो इसी बॉर्डर के ज़रिए होती है। और शख्सियत इस बात का इजहार करती है कि जनाब खुद उनके साथ कमांडर सदरन कमांड यानी कोर कमांडर कोयटा ने रब्ता किया और कहा कि जनाब इस एरिया के अंदर आपने किसी तरह की कोई उसको रोक नहीं लगानी, क्योंकि अगर ये स्मगलिंग रुक गई तो इन लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और ये इंटरव्यू हो भी जाता है, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो जाता है, ये इंटरव्यू एयर भी हो जाता है और सवाल अपनी जगह पर छोड़ जाता है। यही वाला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वाक़तन पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक आज़ाद है कि वो फ़ौज की अहम तरीन शख्सियात के बारे में इस तरह की राय दे। पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक आज़ाद है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किसी भी हवाले से बयान को या इस राय को कि जनाब डीएचए में फ़ाइलों का कारोबार चूँकि मेरा समधी करता है, मतलब तो ये ना, लिहाजा इस कारोबार को आपने नहीं छेड़ना, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म की बात है। और सदरन कमांड के हेड की तरफ से चीज़ों को साथ मिलाकर जोड़ देना ताकि इस तरह का तासुर मिले कि जनाब ये जो सरहदी स्मगलिंग है इसको जानते बूझते पाकिस्तान के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसको नज़रअंदाज कर रही हैं। इससे बड़ा तो और कोई भयानक इल्ज़ाम हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद ये इंटरव्यू एयर हुआ, ये और उसके लिए जो टाइमिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि हुकूमत के ख़ात्मे सिर्फ 10 दिन का अरसा बाकी रह गया है। इन 10 दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर जाना है, यहाँ पर एक निगरान सेटअप आना है और इस टाइमिंग के ऊपर ये वाला इंटरव्यू का नशर होना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद इस इंटरव्यू का टाइम कि प्राइम टाइम के अंदर ये इंटरव्यू नशर किया गया, पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का टीवी चैनल है उसके ऊपर नशर किया गया, यानी जियो न्यूज़ नेटवर्क। पाकिस्तान का जियो न्यूज़ नेटवर्क का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट, सबसे बड़ा एंकर शाहजेब खानज़ादा के शो के अंदर इसको किया गया। और इस इंटरव्यू के लिए 24 घंटे पहले से माहौल बनाया गया। इसका मतलब यह है कि ये इंटरव्यू और इस इंटरव्यू का कंटेंट बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी लेकर जारी किया गया। कम से कम मेरी इस राय से मुझे अब कोई इख्तलाफ नहीं है। लोगों को हो सकता है इस राय से इख्तलाफ हो, क्योंकि ये जो कंटेंट अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका जो कंटेंट है वो YouTube के ऊपर जियो के साइट पर जाकर आप इसको दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही क्लैरिटी के साथ
शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR इस बात का इजहार करते हैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और वो इस बात का इजहार इस तरीके से करते हैं कि पाकिस्तान में रिटेलर्स और आड़ती 40% मुल्की मईशत के मालिक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और वो इस बात का भी इज़हार करते हैं कि जनाब इनके पास जो इनकी ये जो जिस मईशत को ये होल्ड करते हैं वो सारी की सारी अनडॉक्यूमेंटेड है। ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर रेडी वाला क्या बेच रहा है, और आजम क्लॉथ मार्केट के अंदर 4x4 की एक दुकान में बैठा हुआ जो ताजर है वो क्या बेच रहा है किसी को नहीं पता। आजम क्लॉथ मार्केट में क्या बिक रहा है, फैसलाबाद की सूतर मंडी में क्या बिक रहा है, किसी को नहीं अंदाजा कि जनाब कैसे हो रहा है ये सारे का सारा कारोबार, और सब कुछ एक पर्ची के ऊपर चल रहा है। डॉक्यूमेंट तो नहीं है किसी के पास कि जनाब ये सौदा कहाँ से आया कहाँ पर गया, इसको किसी तरह का कोई वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा कपड़ा वो जो है मतलब सिल्क, खुद शब्बर जैदी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया, उनका जनाब पाकिस्तान में सिल्क बिकती है लेकिन सिल्क पाकिस्तान में बनती ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं से आती है, और इसके हवाले से जो अगर आप इंपोर्ट के पेपर्स देखें कि सिल्क पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा सिफर नज़र आएगा कि जनाब वहाँ पर पता नहीं चलता कि सिल्क पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है लेकिन सिल्क यहाँ पर बिक रही है। अब वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब टैक्स इनसे लेने की कोशिश की लेकिन वो टैक्स उनसे लिया नहीं जा सका, और ख़ुद जो थे अस्करी इदारा यानी ISI उसके DGC के साथ मुलाकात हुई जिसमें ताजरों के नुमाइंदे भी थे, यानी DGC ताजर और हुकूमत के दरमियान यानी उस वक्त की FBR के दरमियान इमरान खान साहब का दौर है, वहाँ पर बैठकर इन तनाज़ात को तय कराते थे, ये कहते हुए कि इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब इस मामले को सेटल करो, फटाफट करो। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना है और मुझे इस धरने से बहुत ही ज़्यादा खौफ आ रहा है। फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए उन्होंने जो हड़ताल है ताजरों की उसको ख़त्म कराया और उनको टैक्स नेट से बाहर भेजा, इंकशाफ किया है शब्बर जैदी साहब ने। शब्बर जैदी साहब ने जो इंकशाफ किया दूसरा जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कोर कमांडर कोयटा के हवाले से, और कोर कमांडर कोयटा के हवाले से मैं ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एज इट इज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर कतई नज़र के कोई लफ्ज़ की हेर फेर न हो जाए, निहायत एहतियात के साथ शब्बर जैदी साहब इंकशाफ करते हैं कि मैंने कोयटा में स्मगलिंग पर हाथ डाला, ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो मेरे पास सदरन कमांड के कमांडर आए यानी कोर कमांडर कोयटा, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे ज़रा स्लो कर दें, यानी आप ये जो स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला हुआ है इसका जो आपने शिकंजा टाइट किया हुआ है इसको ज़रा स्लो कर दें, क्योंकि अगर आप इससे सख्ती से निपटते हैं तो सियासी तौर पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इस इलाके में लोगों के पास रोज़गार नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये सरहद यहाँ से लेकर सखर तक जाती है और इस एरिया में इस बेल्ट में जितनी भी आबादी है उसका स्मगलिंग के अलावा कोई और रोज़गार नहीं है। अगर हम स्मगलिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पर अमन व अमान और रोज़गार के मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दो वजूहात की बिना पर। नंबर 1, शब्बर जैदी साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस चाहकर भी ख्वाहिश रखने के बावजूद भी वो ये स्मगलिंग दीदा दानिस्ता नहीं रोक रहे। नंबर 1। फिर वो इस बात का देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तमाम के तमाम लोग जो हैं वो स्मगलिंग नेटवर्क्स के अंदर उनका किसी न किसी लेवल पर हिस्सा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जनाब सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल पाक साफ है और नेक नीयती और ईमानदारी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि जब स्मगलिंग होती है तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर ये जो गुंजाइशें हैं ये डेवलप ना की जाएं। और शब्बर जैदी साहब इन्हीं गुंजाइशों के ऊपर इस बात का जिक्र कर रहे हैं और वो जिक्र हाईएस्ट लेवल पर कर रहे हैं, कमांडर सदरन कमान के लेवल पर बात कर रहे हैं। मौजूदा दौर में देखा जाए तो वो कोर कमांडर कोयटा की बात कर रहे हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की बात मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस वक्त शब्बर जैदी साहब थे उस वक्त तक तो आसिफ गफूर साहब नहीं बने थे कोर कमांडर और ना ही वो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे। खैर
कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि सब कुछ पता है, लेकिन पता होने के बावजूद जानबूझकर दरगुजर किया जा रहा है और स्मगलिंग के माल को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से खेला जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से होने वाले इस खिलवाड़ पर हाथ डालने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, ये कहते हुए कि जनाब इस बेल्ट के अंदर लोगों का जो रोज़गार है, जो आमदनी के ज़राए हैं, वो स्मगलिंग ही है और स्मगलिंग से वो लोग पीछे नहीं हट सकते। हटाया गया तो अमन अमान के मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, यानी वो तमाम के तमाम लोग दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे या दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे या दहशतगर्द उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे और उनके एरियाज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये एक बात सामने आती है। असल बात तो ये नहीं है, असल बात तो ये होनी चाहिए कि जनाब स्मगलिंग को किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कह देना कि जनाब उनका रोज़गार, स्मगलर्स का रोज़गार ही स्मगलिंग करना है, तो ये बात कही जा सकती है मनशियात फरोश का कारोबार ही मनशियात फरोश करना है। ये बात कही जा सकती है कि जनाब चोर का काम ही चोरी करना है, वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। भाई ये हुकूमतें और रियासतें किस वजह से वजूद में आती हैं? ये इन्हीं वजूहात की बिना पर वजूद में आती हैं कि इन्होंने सबको तरक्की के यकसम मौके प्रोवाइड करने हैं। लेकिन और उसके लिए अगर वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है तो मुतबादल रोज़गार किसने अरेंज करना है? इन लोगों को स्किलफुल किसने बनाना है? यकीनी तौर पर रियासत वक्त ने बनाना है। रियासत वक्त अगर अपने इस उसका जो कारहाय मनसबी है, अगर वो इसको बजावरी इसकी नहीं कर पाती तो उसको घर चले जाना चाहिए, उसको गोली काटा होना चाहिए, फाइल आ देना चाहिए। लेकिन ये जवाज़ कर देना कि जनाब ये लोगों को चोरी की हम इस वजह से इजाज़त दे रहे हैं कि जनाब इनका ये अगर ये चोरी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। भाई आप इस चक्कर के अंदर हमें आपने भूखा मार दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की बल्कि एशिया की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ है पाकिस्तान, उसमें से नंबर 1 जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलता कि असल में किस शोबे से वाबस्ता अफराद की तादाद कितनी है, उनकी आमदनी के ज़राए क्या है, उनके पास जो वो चीज़ें बेच रहे हैं वो कहाँ से आती हैं। क्या पाकिस्तान के इदारे इस बात से लाइम है कि पाकिस्तान के अंदर चोर बाज़ार अवेलेबल नहीं है? हर एक बंदे को पता है। इवन लाहौर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर चोर बाज़ार मौजूद है, वहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं, सबको पता है कहाँ कहाँ पर हैं। लोग वहाँ से जाके ख़रीदारी करते हैं ना, तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जनाब इसको हमने रोकना है। अगर नहीं रोका जा रहा तो इसका मतलब ये है कि दीदा दनिस्ता इसको कुशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर शब्बर जैदी साहब इल्ज़ाम आयद करते हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर, और कमर जावेद बाजवा साहब की जब जिक्र आता है तो फिर यकीनी तौर पर उनका जो DHA में उनका जो समधी हैं साबर मिट्ठू साहब, उनका जिक्र आता है, क्योंकि ख़ुद जिस वक्त जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त भी साबर मिट्ठू पंजाब का ख़ासतौर पर लाहौर में भाई उसकी तरफ बंदा आंख उठा के नहीं देख सकता था। भाई जिसका समधी हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसकी हवा को कोई देख सकता है? मुमकिन नहीं है। वो DHA बनाता था, DHA बिगाड़ता था, वो रेट उसके ऑफिस से तय होते थे कि किस फाइल का क्या रेट होना है। ठीक है जी। और शब्बर जैदी साहब बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं टीवी पे बैठकर कि जनाब मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान की ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है पाकिस्तान भर में, इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को इक्विवेलेंट कर दूं, बराबर कर दूं, और इसके अंदर मैंने काम का आगाज़ किया तो DHA में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होना शुरू हो गई, जिस पर मुझे एक दिन खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बुलाया। मैं जनरल बाजवा साहब से मिलने गया तो वहाँ पर जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर को इस तरीके से आपको वो नहीं करना चाहिए, उसकी जो वैल्यूएशन है उसको सबको आपको एट पार नहीं करना चाहिए, DHA को तो कतई तौर पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग हैं। ये शब्बर जैदी साहब के अल्फाज हैं, मेरे अपने नहीं हैं, और शब्बर जैदी साहब इन अल्फाज को कोट कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब के साथ। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो ये फाइलों का ही कारोबार करते हैं, फाइलों का लेन देन करके ही वो कुछ 4 पैसे कमाते हैं। हमारे लोगों के इस काम के अंदर आप रुकावट ना बने, जैसे चल रहा है इसको चलने दें। DHA की वैल्यू बाकी ज़मीनों से ऊपर है, इनको ऊपर ही रहना चाहिए, जिसके बाद इस काम से भी हाथ खींच लिया गया। ये बात कहते हैं शब्बर जैदी साहब। अब इस बात का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, साबर मिट्ठू
دیکھیں یہ بات اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ڈی ایچ اے کے اندر اسکریز بھی ہیں، وہاں پر فلیٹ بھی ہیں، وہاں پر پراپرٹیز بھی ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ شہداء کے جو لواحقین ہیں فوج ان کو اپنا جو ہے وہ ماتھے کا جھومر سمجھتی ہے، ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، ان کا جو اخراجات ہیں ان کو بھی برداشت کرتی ہے، ان کی جو دیگر جو ضروریات ہے ان کو بھی پورا کرتی ہے، اور رہائش اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ جناب یہ شہداء کوٹہ ہے، جو لوگ شہداء کے کوٹے میں آتے ہیں ان کے عزیز و اقارب ان کو شہداء کوٹے کے اندر پلاٹ الاٹ کیے جاتے ہیں، فلیٹ الاٹ کیے جاتے ہیں، وہ وہاں پر رہتے ہیں، پھر آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ فلیٹ رکھیں یا بیچیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ پلاٹ رکھیں یا بیچیں۔ ڈی ایچ اے پلاٹ دینے کے بعد اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ نے 50 سال 100 سال تک آپ نے یہ جو ہے پلاٹ اس نے آپ ہی کی ملکیت رہنا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے 10 سال 15 سال 20 سال، لیکن اس کے بعد یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات بالکل مختلف ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، لیکن وہ بات بالکل مختلف ہے جو جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ان کے اوپر ان کے ٹینیور میں ہی صابر مٹھو صاحب کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے، اور ان کا یہ جو رشتہ داری ہے یہ ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پرابلم کا باعث بنی ہے۔ یہ شاہد اسلم صاحب جو جرنلسٹ تھے جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اثاثے جو ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ایف بی آر سے وہ لیک کیے تھے، جو آج بھی جا کر پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ باجوہ صاحب کی پراپرٹی جنرل بننے سے، 4 اسٹار جنرل بننے سے پہلے کیا تھی، 4 اسٹار جنرل بننے کے بعد کیا ہے، پہلی ٹرم ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف کیا تھی اور سیکنڈ ٹرم ایز چیف آف آرمی اسٹاف کیا تھی، کنکلوڈ کہاں پر کیا انہوں نے اپنا ٹینیور۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس کا مطلب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پاکستان کا میڈیا آزاد ہو گیا جناب، اب یہاں پر ہر ایک بات کھلے ڈلے انداز میں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس انٹرویو کو نشر ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 12 گھنٹے کے دوران شبر زیدی نے نہ تو اپنے اس انٹرویو سے یا وہاں پر کیے جانے والی باتوں سے یہ کہا جو روایتی طور پر کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب سیاق و سباق سے ہٹ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات بتائی گئی ہے، یہ پوری بات اس طرح نہیں تھی، یہ کلپ اس طریقے سے اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈالا گیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی وضاحت نہیں آئی، کسی طرح کی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ دوسرا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، پیمرا نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا، اور شاہ زیب خانزادہ صاحب جیو کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام جو کانٹینٹ تھا یہ جان بوجھ کر چلایا گیا ہے، جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس چیز کو سامنے لایا گیا ہے۔ اب اس کے اگر یہ تمام چیزیں سامنے لائی گئی ہیں تو اس کے 2 مطلب ہیں، ایک کہ یہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی آپریشن ہونے والا ہے، ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بارڈر سیکورٹی فورسز اب سمگلنگ کے خلاف شدید ترین اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، کسی طرح کی کرٹلائزیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ٹینیور میں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھایا، چاہے وہ ڈی جی سی ہوں عمران خان صاحب کے دور کے، چاہے وہ ڈی جی آئی ہوں عمران خان صاحب کے دور کے، یا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں عمران خان صاحب کے دور پہ، وہ تمام کے تمام لوگوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ کیا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کا بنیادی مقصد ماسوائے اس بات کا اشارہ دینا اور کوئی نہیں تھا، اور لوگوں کو یہ بات بتانا کہ جناب عمران خان جب اقتدار میں آیا تھا تب بھی اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، اور اب بھی اگر وہ اقتدار میں آئے گا تب بھی اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے نتیجے سے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے شکار ہوا، اور اگر دوبارہ بھی اقتدار میں آئے گا تب بھی پاکستان کو ڈیفالٹ ہی کرائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اس انٹرویو کی اور کوئی وجوہات نہیں تھیں، اگر میں درست ہوں تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔